हेलो स्टूडेंट्स, हमारा एक चैप्टर चल रहा है फिलहाल जिसका नाम है माइक्रोब्स, हार्मफुल एंड बेनिफिशियल या बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, लाभकारी व लाभकारी सूक्ष्मजीव। उसमें हम सूक्ष्मजीव क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं, सूक्ष्मजीव के प्रकार पढ़ चुके हैं। 5 प्रकार करीबन लिखे थे हमने। एक लिखा था प्रोटोजोआ, एक लिखा था हमने जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, एक लिखा था हमने विषाणु वायरस, एक लिखा था हमने शैवाल जिसे एल्गी कहते हैं, एक लिखा था हमने कवक जिसे फफूंद या फंगस भी कहते हैं। देन हम प्रोटोजोआ सारे पढ़ चुके हैं ह्यूमन डिजीज में जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। देन बैक्टीरिया ह्यूमन डिजीज में पढ़ चुके हैं जो हार्मफुल होते हैं, लेकिन बेनिफिशियल जो होते हैं वो हमने इस चैप्टर में लिख लिया है। लास्ट टॉपिक हमने वही पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 3rd नंबर का टॉपिक। प्रोटोजोआ हो गया अपना, बैक्टीरिया हो गया अपना। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वायरस, विषाणु। तो पहले तो इसकी सामान्य जानकारी लिख लेते हैं। विषाणु ऑब्लिक वायरस या वायरस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। खोजकर्ता, तो इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? दमित्री इवानोवस्की। दमित्री इवानोवस्की। लेकिन इसे नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? नामकरणकर्ता जिन्होंने वायरस नाम दिया था, द टर्म वायरस गिवन बाय, उनका नाम था एमडब्ल्यू बेजरिनक। एमडब्ल्यू का मतलब है मॉर्टिनस विलियम या विलियम्स बेजरिनक, और शॉर्ट में इनको एमडब्ल्यू बेजरिनक कहा जाता है। सबसे पहले दमित्री इवानोवस्की ने जिस वायरस को खोजा था वो तंबाकू मोज़ेक वायरस था को खोजा था। इन्होंने टीएमवी को खोजा था। अब अपन चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अन्य नाम। अन्य नाम की बात करें अपन तो वायरस को एमडब्ल्यू बेजरिनक ने एक नाम दिया था जिसका नाम था, एक तो इसे तरल विष कहा जाता है, एक इसे संक्रामक जीवित तरल पदार्थ कहा जाता है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटेजियम विवम फ्लूइडियम। ये नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बाई एमडब्ल्यू बेजरिनक। एमडब्ल्यू बेजरिनक ने इन्हें वायरस नाम भी दिया था, और एमडब्ल्यू बेजरिनक ने इन्हें संक्रामक जीवित तरल पदार्थ के नाम से भी पुकारा था, और इससे पॉइजन भी कहते हैं, यानी लिक्विड पॉइजन भी कहते हैं। ये तो हुए इसके अन्य नाम। इसके बाद अपन चलते हैं विषाणु विज्ञान। वायरोलॉजी के जनक कौन है? अब यहां पर भी वही स्थिति बनती है। चलो दूसरा प्रश्न लिख देता हूं तब तक मैं। आधुनिक विषाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो यहां पे भी वही दो स्थिति बनती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जीवाणु को खोजने का श्रेय ल्यूवेनहोक को दिया जाता है, लेकिन जीवाणु विज्ञान के जनक लुई पाश्चर थे। उसी प्रकार से विषाणु को खोजने का श्रेय, वायरस को खोजने का श्रेय इवानोवस्की को दिया जाता है, लेकिन
विषाणु विज्ञान के जनक इवेनोवस्की नहीं थे, जबकि कौन थे, जिन्होंने उसे नाम दिया था एमडब्ल्यू बेजरिनक। मोर्टिनस विलियम्स बेजरिनक। अब यहां पे अपने पास एक मैटर करता है कि आधुनिक विषाणु विज्ञान के जनक कौन हैं। तो इसका एक आंसर जाता है यहां पर थॉमस मिल्टन रिवर्स। मिल्टन रिवर्स। इसके बाद अपना जो टॉपिक है संरचना, जो कि हमने जीवाणु में भी ये लिया था। सबसे पहले अपन इसको लिखना है के बाद एक बार चलते हैं अपने पूर्व टॉपिक की तरफ। संरचना ये लिख लीजिए आप। छोटे छोटे प्रश्न हैं, कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें जरूर याद करें। वैसे तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अपन, तो एक एक शब्द भी अपने को याद होना चाहिए। श्योरिटी एंड प्योरिटी रहती है पढ़ाई की और सिलेक्शन की, कि अपन अच्छा पढ़ के जा रहे हैं, अच्छा करके आएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, विषाणु की संरचना। देखिए इधर, अच्छा इसका जो अन्य नाम लिखा है वहां पे एक और नाम लिख लो, अच्छा नाम है, सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी। सजीव निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी, ये तीसरा नाम भी लिख लो वहां पर। अब इसी से अपन 2 पॉइंट और लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर को अपन थोड़ी देर में लेते हैं। एक बार मिटा देता हूं वापस। जब अपन ने तीसरा नाम लिया है इसका कि वायरस को सजीव निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है, तो इससे रिलेटेड अपन कुछ बातें कर लेते हैं कि इसे सजीव कब कहते हैं और इसे निर्जीव कब कहते हैं। तो इसमें अपन लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे अपन एक साथ। देखो इधर, इस दुनिया में या इस प्रकृति में सजीव केवल 2 ही जने हैं, या तो वो पादप होगा या फिर वो जंतु होगा। ये अपन शुरू से पढ़ रहे हैं। और एक पादप, ये कोई प्लांट ले लिया अपन ने, और ये कोई जंतु ले लिया, चाहे हम हमारा फोटो बना सकते हैं, किसी भी जंतु का बना लो और किसी भी पादप का बना लो। अब ये रहा एक वायरस, पादप बॉडी यानी प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी के बाहर जो कुछ भी अपने को मिलता है उसके नाम बताते रहो। तो प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी के बाहर वायु ले लो, ये वायु मौजूद है, जल ले लो, ये भी मौजूद है, मृदा ले लो, ये भी मौजूद है। इसके अलावा वर्षा ले लो, ये भी मौजूद है। वर्षा एक प्रकार से जल में ही आ गई, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। तो ये जितने भी शब्द हमने लिखे हैं, पादप और जंतु शब्द हैं, तो इनको सजीव कहेंगे। लेकिन ये सारे शब्द कौन हैं? ये सब निर्जीव हैं। सजीव दुनिया में केवल 2 ही जने हैं, एक तो पादप और एक जंतु। बाकी इन दोनों के अलावा जो भी पॉइंट्स आप लिखोगे, जो भी शब्द या कोई भी एग्जांपल आप लोगे, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? निर्जीव में। लेकिन यहां पे एक मैटर करता है वायरस। वायरस को हम कह रहे हैं कि ये सजीव निर्जीव दोनों है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हुआ है। ये वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के मध्य की योजक कड़ी है, कनेक्टर है दोनों के बीच का। अब ये कैसे है देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस को किस कंडीशन में सजीव माना जाता है और वायरस को किस कंडीशन में निर्जीव माना जाता है। तो पहले अपन निर्जीव देख लेते हैं कि किस कंडीशन में निर्जीव रहता है। ये कोई वायरस है, स्टार की फॉर्म में मैंने बना दिया। ये एक वायरस है। ये वायरस जब तक किसी वायु में, जल में, मिट्टी में या वर्षा जल में उपस्थित है,
यानी जब तक ये निर्जीव पदार्थों में उपस्थित है तब तक ये स्वयं भी निर्जीव ही बना रहेगा। लेकिन जैसे ही ये वायु, जल, मृदा या वर्षा जल के माध्यम से किसी सजीव शरीर की बॉडी में प्रवेश कर जाता है, या तो प्लांट बॉडी में प्रवेश कर गया, प्लांट सेल में प्रवेश कर गया, या एनिमल बॉडी या एनिमल सेल में प्रवेश कर गया, तो जब ये सजीव शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये स्वयं भी सजीव बन जाता है। अब इस वायरस को आप करोड़ों साल तक वायु में रख लो, करोड़ों साल तक जल में रख लो, करोड़ों साल तक मृदा में रख लो, करोड़ों साल तक वर्षा जल में रख लो, लेकिन ये करोड़ों साल तक, लाखों साल तक जब तक आप रखोगे तब तक ये किस अवस्था में बना रहेगा? निर्जीव। क्योंकि किस अवस्था के साथ रह रहा है ये? निर्जीवों के साथ रहेगा तो निर्जीव, सजीवों के शरीर में रहेगा तो सजीव। सजीवों के शरीर में भी बाहर नहीं होना चाहिए, कोशिका के अंदर प्रवेश करना चाहिए, बॉडी के अंदर जाना चाहिए, सेल्स के अंदर जाना चाहिए। तो निर्जीव के साथ जब तक उपस्थित रहेगा ये वायरस क्या कहलाएगा? निर्जीव। लेकिन जैसे ही ये इस निर्जीव पदार्थों से निकलकर किसी सजीव शरीर में प्रवेश कर जाता है, सजीव कोशिका में प्रवेश कर जाता है, तो जैसे ही सजीव कोशिका में प्रवेश करेगा ये क्या कहलाने लग जाएगा? सजीव। अब वहां पर इसे निर्जीव कहते हैं, यहां इसे सजीव कह रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तक ये वायु में, जब तक जल में, जब तक मृदा में, जब तक वर्षा में है, ये किसी भी प्रकार की वृद्धि व जनन यानी मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ नहीं दर्शाता है। चाहे आप इसे 100 साल रखो, हजारों साल रखो, करोड़ों साल रखो, लाखों साल रखो, ये न तो वृद्धि करेगा ना ही जनन करेगा। जनन यानी अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी नहीं रखता। लेकिन लाखों साल बाद अचानक से किसी भी कारण से अगर ये किसी सजीव शरीर यानी प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी या एनिमल सेल प्लांट सेल में प्रवेश कर जाता है तो ये वृद्धि और जनन दर्शाने लग जाता है। ये ग्रोथ भी करेगा और संतान उत्पन्न करेगा यानी जनन क्रिया भी दर्शाने लग जाता है। अब अगर वृद्धि और जनन नहीं दर्शा रहा तो कन्फर्म है ये दोनों गुण किसमें नहीं पाए जाते? निर्जीव में। ये कब ऐसा करता है? जब तक ये यहां रहेगा। लेकिन वही वायरस जैसे ही एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी में प्रवेश करता है वो वृद्धि भी करने लग जाता है और जनन भी करने लग जाता है। इसका मतलब ये अचानक से क्या बन बैठा है? सजीव। अब 2 in 1 रोल हो गया ये तो। एज इसकी कोई उम्र पक्की नहीं है, जितने चाहे सालों तक ये निर्जीव रह सकता है, जितने चाहे सालों तक ये सजीव रह सकता है। ये इसका सजीव निर्जीव होने का कारण हुआ। तो मैं यहां पर केवल एक पॉइंट लिख देता हूं, विषाणु ओब्लिक वायरस जब तक किसी निर्जीव पदार्थ अथवा सजीव शरीर के बाहर जैसे, अब सजीव शरीर के बाहर किसी निर्जीव पदार्थ, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं अपन, जब तक सजीव शरीर के बाहर किसी निर्जीव पदार्थ जैसे, अब इन सारों के नाम लिख लेते हैं अपन, वायु, जल, मृदा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं अपन, प्रकाश, तापमान, वर्षा व, चलो वर्षा इसी के अंतर्गत आती है, वर्षण व वर्षण, प्रेसिपिटेशन कहते हैं इसको। इसमें वर्षा तरीके से होती है, अलग अलग तरीके से होती है। जैसे ओलों के रूप में गिर रहा है पानी तो ओलापात, बर्फ के रूप में गिर रहा है तो हिमपात, जल की बूंदों के रूप में गिर रहा है तो वर्षा।
तो हम लिख रहे हैं विषाणु या वायरस जब तक सजीव शरीर के बाहर किसी निर्जीव पदार्थ जैसे वायु, जल, मृदा, आर्द्रता, प्रकाश, तापमान व वर्षण आदि में उपस्थित रहता है तब तक यह वृद्धि व जनन नहीं दर्शाता है। अतः यह निर्जीव अवस्था इन पदार्थों में निर्जीव अवस्था में बना रहता है। आप कैसे भी टटोल लो इसको, उठा पटक करके, ये हमेशा कैसा दिखाई देगा, मतलब कैसा अपने आप को फील करवाएगा, निर्जीव। चाहे प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज में चेक कर लो, निर्जीव ही अपने आप को दर्शाएगा। लेकिन ये सजीव भी, सजीवता के लक्षण भी दर्शा रहा है, लेकिन कब? विषाणु ओब्लिक वायरस सजीव शरीर अथवा कोशिका के भीतर प्रवेश करने के पश्चात वृद्धि व जनन दर्शाने लग जाता है। अतः यह पादप या सजीव शरीर अथवा कोशिका के भीतर सजीव अवस्था में बना रहता है। अब केवल दो बातें होंगी। अगर अपन इस मार्कर पेन को वायरस समझ लें तो अभी ये किस कंडीशन में, ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी के बाहर, सजीव शरीर के बाहर है, तो ये निर्जीव है। लेकिन जैसे ही ये सजीव बॉडी में प्रवेश करेगा, सेल्स के अंदर चला जाएगा ऐसे, तो ये जैसे ही हमारी सेल्स या किसी प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स में प्रवेश करेगा, ये किस अवस्था में आ जाएगा? सजीव अवस्था में। लेकिन जैसे ही बॉडी के बाहर अगर वापस आ भी जाता है तो ये वापस से किस अवस्था में आ जाएगा? निर्जीव अवस्था में आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि निर्जीव कब रहेगा, सजीव कब रहेगा, किस पर डिपेंड करता है? केवल ह्यूमन लिविंग बॉडी पे, कि लिविंग बॉडी के बाहर है या लिविंग बॉडी के अंदर है। अगर बाहर है तो किस अवस्था में रहेगा? निर्जीवों के साथ रहेगा तो निर्जीव अवस्था में, और सजीवों के शरीर के भीतर रहेगा तो सजीव अवस्था में बना रहेगा ये। फिलहाल ये 2 पॉइंट्स हमने लिखे, इसके बाद अपन चलते हैं हमारे मिटाए हुए टॉपिक की तरफ, जिसको हमने लिखा था विषाणु की संरचना। इसे आप अच्छे से नोट कर लें, या विषाणु ओब्लिक वायरस जब तक लिखा हुआ है। चलो लिखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक, वायरस का स्ट्रक्चर, विषाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। देखो इसकी संरचना में हम क्या देखते हैं, इसकी संरचना, सबसे पहले फोटो देखो इसका।
ये लो। अच्छा, यहां हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब अपन इसे सजीव निर्जीव दोनों के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। तो अगर इसे सजीव मान लें, भाई सजीव बन जाता है बॉडी में जाने के बाद, तो सजीव तो दुनिया में दो होते हैं, या तो प्लांट या फिर एनिमल। अब प्लांट हो या एनिमल, सबसे बाहर का स्ट्रक्चर कौन हो सकता है? कोशिका भित्ति, और अगर एनिमल है तो कोशिका झिल्ली। लेकिन जब हमने इसको चेक किया तो न तो ये कोशिका भित्ति निकली और ना ही ये कोशिका झिल्ली निकली। ये सिर्फ क्या निकला? प्रोटीन से बना आवरण। अगर इसमें वसा भी मिल जाती तो हम कह देते भाई ये कोशिका झिल्ली का एक नया रूप है, प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई कोशिका झिल्ली है। लेकिन ये सिर्फ क्या निकली? प्रोटीन से बना आवरण। और इस फाइनली इसको क्या नाम दिया जाता है? कैप्सिड। इस आवरण को किस नाम से जाना जाता है? कैप्सिड। देन इसके अंदर अब कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली नहीं है। 5 घटक होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका झिल्ली के अंदर इस समस्त खाली भाग में क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य। वो भी हमें नहीं मिला। इसमें केंद्रक भी नहीं मिला, केंद्रक द्रव्य भी नहीं मिला, केंद्रिका भी नहीं मिली। लेकिन हमें सीधा यहां पर एक इस तरह का कुछ पदार्थ मिला और इसका नाम है, यह है एक आनुवंशिक पदार्थ। या तो डीएनए या आरएनए। मेन बात क्या है? दोनों एक साथ उपस्थित इसमें डीएनए व आरएनए दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। ये लो, या तो डीएनए ही होगा इसके अंदर या फिर केवल आरएनए। आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर मौजूद है। अब जेनेटिक मटेरियल दो प्रकार का हो सकता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए, या दोनों हो सकते हैं कि सेल में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों कभी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते, या तो डीएनए ही होगा या फिर केवल आरएनए। अब फिलहाल अपन चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जिसका नाम है शुंड। इसको अपन कोलर भी कहते हैं, COLLAR। और ये रही इसकी गर्दन, NECK। ये जेनेटिक मटेरियल। देन ये यहां से और यहां तक की जो संरचना है, इसको भी देख लो। यहां से और यहां तक की जो संरचना है पूरी नीचे तक की, ये सारी की सारी कौन है? चलो इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहां से और यहां तक की आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, यह है इसकी पूंछ यानी टेल। लेकिन आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, यह है पूंछ तंतु। इसको मैं इधर ही लिख देता हूं, वन साइड। पूंछ के बारे में पूरी डिटेल वन साइड हो जाएगी। ये है पूंछ तंतु और इसको कहते हैं टेल फाइबर। और ये संख्या में कितने होते हैं? 6। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये है आधार प्लेट, आधार पट्टिका, जिसको कहते हैं बेस प्लेट। और इसी के साथ अपना ये स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कंप्लीट हुआ। यहां पर देखो, पूछे जाने वाले प्रश्न हमेशा जो होते हैं वो होते हैं कि वायरस में प्रोटीन से बने आवरण को क्या नाम दिया जाता है? कैप्सिड। या कैप्सिड का संबंध किस स्ट्रक्चर से है? जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से या कवक से? तो फाइनली अपने को टिक करना है वायरस से। एक वायरस में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? ए केवल डीएनए, बी केवल आरएनए, सी उपरोक्त दोनों, डी या तो डीएनए होगा या आरएनए। तो फाइनल आंसर अपने को देना है डी, कि एक वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए, दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। इसके बाद अपन चलते हैं, ये कोई विशेष प्रश्न नहीं है, एक ये अच्छा प्रश्न है। इसमें जो टेल फाइबर होते हैं उनकी नंबर कितने होते हैं, संख्या कितनी होती है? तो ये आंसर जाता है 6। अब देखो यहां पर अपन एक
छोटी सी बात निकालते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अगर प्लांट सेल है तो सबसे बाहर कौन होगा? कोशिका भित्ति एक। फिर इसके अंदर कौन होगी? कोशिका झिल्ली। इसमें दोनों नहीं है। कोशिका झिल्ली के अंदर भरे हुए द्रव्य को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। चौथे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। चौथे नंबर पे आता है फिर हमारा केंद्रक, और इसके अंदर भरे हुए द्रव्य को कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला के कहते हैं अपन जीव द्रव्य। ये तो है साइटोप्लाज्म, यह है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। पांचवें नंबर पे अपन पढ़ते हैं रिक्तिका। इसके अलावा कोशिका के अंग, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, कोशिकांग। अब अपन वायरस में इन सब चीजों को ढूंढ लेते हैं क्या क्या मिलता है अपने को। वायरस में कोशिका भित्ति नहीं है, वायरस में कोशिका झिल्ली नहीं है, वायरस में कोशिका द्रव्य नहीं है, वायरस में केंद्रक द्रव्य नहीं है, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य दोनों नहीं है। इसका मतलब वायरस के पास जीव द्रव्य नहीं है, वायरस के पास रिक्तिका नहीं है, वायरस के पास किसी भी प्रकार का कोशिकांग नहीं है। तो फिर क्या है? अगर ये सारे नहीं है, ना तो पांचों घटक प्रेजेंट है ना सातों कोशिकांग प्रेजेंट है, तो ये क्या है? एक वैज्ञानिक है हक्सले, एक वैज्ञानिक है हक्सले, जे हक्सले नाम है इनका। इन्होंने अपनी एक बुक निकाली थी, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। फिजिकल बेस है लाइफ का कौन? जीव द्रव्य। यानी एक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मौजूद होने चाहिए, यानी जीव द्रव्य होना चाहिए। और अगर जीव द्रव्य है तो वो क्या होगी? जीवित यानी सजीव। और अगर उन्होंने बोला जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी जीवन तभी होगा कोशिका के अंदर जब उसकी बॉडी में कौन प्रेजेंट होगा? जीव द्रव्य। लेकिन अगर जीव द्रव्य नहीं है तो फिर वो 100% कौन होगी? निर्जीव। अब आप वायरस के बारे में सोचिए, इसके पास जीव द्रव्य नहीं है तो आप इसे सजीव में रखोगे या निर्जीव में? तो यहां से फाइनल आंसर जाता है जे हक्सले के अनुसार ये बात 100% राइट है कि अगर किसी संरचना में जीव द्रव्य नहीं है तो वो जीवित नहीं हो सकती। वायरस के पास जीव द्रव्य नहीं है तो फाइनली इन्होंने इसको किस अवस्था में बता दिया? निर्जीव। किसने? जे हक्सले ने। लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट है, हर्शेस, चेज, ग्रिफिथ, मैक्लोड, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने फाइनली एवरी, मैक्लोड, मैकार्टी, हेश, ग्रिफिथ, ये जितने भी साइंटिस्ट थे इन्होंने फाइनली ये बोला कि अगर किसी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ मौजूद है, आनुवंशिक पदार्थ का मतलब डीएनए व आरएनए या दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है तो वो 100% जीवित होगा। अब ये भी पिक्चर बन गई इनकी कि ये जे हक्सले तो कहते हैं कि किसी कोशिका में अगर जीव द्रव्य है तो वो जीवन का आधार बनती है। जीव द्रव्य है तो वो कोशिका जीवित कहलाएगी, जीव द्रव्य नहीं है तो वो कोशिका निर्जीव कहलाएगी। अब बताओ इस स्ट्रक्चर में आपको कहां से जीव द्रव्य नजर आ रहा है? यानी यहां पर किसी भी प्रकार का जीव द्रव्य नहीं है। तो जे हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य नहीं है तो अपन इसको किस में काउंट करेंगे? निर्जीव में। लेकिन हर्शेस, चेज, ग्रिफिथ, एवरी, मैक्लोड, मैकार्टी, इन सभी साइंटिस्टों ने यह बोला कि डीएनए और आरएनए अगर प्रेजेंट है, आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट है किसी कोशिका में तो वो 100% किसमें आती है? जीवित में। अब इनकी बात माने या इनकी बात माने? इनकी बात मानते हैं तो ये निर्जीव में आती है क्योंकि इसके अंदर जीव द्रव्य नहीं है, और इनकी बात मानते हैं तो ये सजीव में आती है क्योंकि इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ है। और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी कोशिका में जीव द्रव्य ना हो लेकिन आनुवंशिक पदार्थ मौजूद हो। ये एकमात्र केस है इस पूरी नेचर का जो मिस्टेक ऑफ गॉड कहलाता है कि इसके पास जीव द्रव्य नहीं है लेकिन आनुवंशिक पदार्थ है। जीव द्रव्य नहीं है, इसी कारण से इसको फाइनली फिर इनमें डील हो गई कि भाई ठीक है, दोनों की बात रखी जाती है। जीव द्रव्य नहीं है तो ये निर्जीव कहलाएगा और आनुवंशिक पदार्थ है तो ये सजीव कहलाएगा। यानी ये ऊपर वाले से दोनों का कनेक्टर बन के आया है, सजीव निर्जीव दोनों के मध्य की वो जकड़ी बनकर आया है। तो फाइनली इसको सजीव निर्जीव दोनों के मध्य की वो जकड़ी नाम दिया गया। आप इसे नोट कर लो।
डायग्राम को। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो मैं लिखा देता हूं यहां पर। इसे कैप्सिड नाम दिया था अपन ने, ऐसा कैसा नोट कर लो, ये पूरा डायग्राम बना लीजिए आप। ये लो। अब विषाणु की संरचना में क्या क्या प्रेजेंट है और क्या क्या एब्सेंट है ये मैं लिख देता हूं। इसी के नीचे पहला पॉइंट लिखेंगे अपन, वायरस में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका झिल्ली मीन्स सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य मीन्स साइटोप्लाज्म, इसको मैं ऑब्लिक करके जीव द्रव्य भी लिख देता हूं क्योंकि इसमें केंद्रक द्रव्य भी नहीं होता। केंद्रक कोमा रिक्तिका, जिसे अपन ने रसधानी नाम भी दिया था, वैक्यूल्स, व कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं। एक बात तो यह हुई, तो फिर क्या उपस्थित होता है? इसमें एक प्रोटीन आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। यह कई कंपटीशन में पूछा हुआ प्रश्न है। वायरस में पाए जाने वाले प्रोटीन आवरण को किस नाम से जाना जाता है? कैप्सिड। इस आवरण के द्वारा आनुवंशिक पदार्थ यह आवरण इसमें उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ को घेरे हुए रहता है। विषाणु ओब्लिक वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो केवल डीएनए उपस्थित होगा या केवल आरएनए, अर्थात यह दोनों, अर्थात विषाणु ओब्लिक वायरस में यह दोनों, दोनों का मतलब डीएनए व आरएनए, एक साथ कभी भी उपस्थित नहीं पाए जाते हैं।
नहीं होते हैं। ये पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट है, ये अपन ने लिख लिया है। इसके बाद अपन चलते हैं कि किस रीजन से इसे सजीव में रखा है और किस रीजन से इसे निर्जीव में रखा है। तो अपन थोड़ा सा टेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, या फिर पहले मैं कुछ पॉइंट्स में लिखा देता हूं, इसे आप नोट कर लें संरचना डायग्राम के नीचे। चलो अपन एक पहले ये देख लेते हैं। जे हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है नामक पुस्तक लिखी थी। साथ ही उन्होंने यह सिद्ध किया था कि जिस कोशिका में जीव द्रव्य मीन्स प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है वह निर्जीव होती है। यानी जिस, या कोशिका नहीं लिखेंगे, संरचना लिखेंगे, क्योंकि कोशिका शब्द केवल सजीव के लिए प्रयोग में होता है। जिस संरचना में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है वह निर्जीव होती है। अतः इनके अनुसार विषाणु ओब्लिक वायरस एक निर्जीव संरचना है, क्योंकि उसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। ये लो, ये तो हुई निर्जीव की बात। भी वायरस को निर्जीव क्यों कह रहे हैं अपन, क्योंकि उसमें जीव द्रव्य नहीं होता। और जे हक्सले नाम के वैज्ञानिक क्या कहते थे कि जिस संरचना में या जिस कोशिका में जीव द्रव्य होगा उसी को अपन किस नाम से जानेंगे, सजीव। और ये उन्होंने प्रूव भी किया था, सिद्ध भी किया था। तो इनके अकॉर्डिंग वायरस किसी भी प्रकार से सजीव संरचना नहीं हो सकती, जीव द्रव्य नहीं है तो निर्जीव संरचना कहलाएगी। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ग्रिफिथ, हर्शेस व चेस आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया था कि आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए कुछ परिस्थितियों में
या कुछ सजीवों में, आनुवंशिक पदार्थ, देखो आनुवंशिक पदार्थ केवल किसको कहा जाता है, डीएनए को, लेकिन कुछ सजीव ऐसे हैं जिनमें डीएनए एब्सेंट होता है, तो इसकी एब्सेंस में फिर आनुवंशिक पदार्थ कौन कहलाएगा, आरएनए। कुछ सजीवों में आरएनए की आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए, कुछ सजीवों में आरएनए। केवल, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, डीएनए व आरएनए केवल सजीवों अथवा कोशिकाओं, केवल सजीव शरीर ओब्लिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसी निर्जीव संरचना में नहीं, यानी जो आनुवंशिक पदार्थ है वो केवल सजीव शरीर या कोशिकाओं में पाए जाते हैं, किसी निर्जीव संरचना में नहीं। यानी जल, मृदा, वायु, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वर्षण, हिमपात, ओलापात, इन सभी पदार्थों में जो निर्जीव होते हैं उनमें किसी भी प्रकार से डीएनए आरएनए नहीं होता। अब अगर इनकी बात माने तो ये एक निर्जीव संरचना है, और इस निर्जीव संरचना में कौन मौजूद हो गया, आनुवंशिक पदार्थ। तो इनके अकॉर्डिंग वो निर्जीव नहीं है, इनके अकॉर्डिंग कौन होगी, वो सजीव होगा। अतः इनके अनुसार विषाणु ओब्लिक वायरस एक सजीव संरचना है, क्योंकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ या तो केवल डीएनए या केवल आरएनए उपस्थित पाया जाता है। ये लो, हमने इसके सजीव निर्जीव होने का कारण पता किया, लेकिन अब अपन अंततः विषाणु ओब्लिक वायरस को सजीव व निर्जीव दोनों के मध्य की योजक कड़ी कहा गया, क्योंकि इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जीव द्रव्य नहीं है तो निर्जीव का लक्षण, डीएनए आरएनए है आनुवंशिक पदार्थ है तो सजीव का लक्षण कहा गया, क्योंकि इसमें सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। देखो ऊपर वाले से दोनों के लक्षण कैरेक्टर छीन के लाई है, और अपने को तो केवल अपना सिलेक्शन छीनना है, तो अपनी इतनी मेहनत कर सकते हैं। जो ऊपर वाले से छीन कर ला सकता है तो अपन तो अपनी गवर्नमेंट से छीन के ले सकते हैं अपनी सीट, अपना सिलेक्शन। तो ये रीजन हुआ इसके निर्जीव और सजीव के लाने के पीछे। अब एक छोटी सी टेबल है जिसको अपन बना लेते हैं, ये अपनी आखिरी लाइंस होगी, इसको नोट कर लें आप अच्छे से।
एक टॉपिक लिखी है, विषाणु ओब्लिक वायरस में निर्जीवता व सजीवता के लक्षण। वायरस में निर्जीवता के कौन कौन से कैरेक्टर है कि हम उसे निर्जीव कहते हैं, और वायरस में सजीवता के कौन कौन से लक्षण है कि अपन उसे सजीव कहते हैं। तो अपन इसको एक टेबल के थ्रू पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे क्रम संख्या, इसके बाद लिखते हैं अपन निर्जीवता के लक्षण, और यहां लिखते हैं सजीवता के लक्षण। सबसे पहले अपन देखते हैं जो इसका मेजर रीजन है सजीव निर्जीव कहलाने के पीछे, लिविंग एंड नॉन लिविंग कहलाने के पीछे जो सबसे मेजर कैरेक्टर है इसका, वो ये है कि इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका झिल्ली नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रक नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रिक्तिका नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी सजीव शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी उसके शरीर में होने वाली सभी प्रकार की उपापचय क्रियाएं सिर्फ कौन संपन्न करता है? जल। और जल कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य में। और जीव द्रव्य नहीं है तो उपापचय क्रिया नहीं होगी, और उपापचय क्रियाएं जिसमें नहीं हो रही, न पाचन कर रहा, न शोषण कर रहा, न अवशोषण कर रहा, न उत्सर्जन कर रहा, न सर्कुलेशन कर रहा, किसी भी प्रकार की कोई क्रियाएं संपन्न नहीं कर रहा, तो ये कौन है? निर्जीव। तो ये मेजर रीजन था, इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। और इसका जो मेजर रीजन था कहलाने का, इसमें आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिकल मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ या तो केवल डीएनए या केवल आरएनए, एक बार फिर लिख दी मैंने इस लाइन को, जितना पढ़ोगे भी इतना अच्छा रहेगा, पाया जाता है। या तो केवल डीएनए या केवल आरएनए पाया जाता है, दोनों एक साथ कभी भी उपस्थित नहीं होंगे। एक बार फिर लिख देता हूं, इसमें डीएनए व आरएनए दोनों एक साथ कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं। ये इसका मेजर रीजन। सेकंड नंबर पे चलते हैं अपन, निर्जीवता के लक्षण। यह सजीव शरीर अथवा कोशिका, अब सजीव शरीर दो ही होते हैं, या तो पादप होगा या जंतु होगा, के बाहर जैसे सबसे पहले वायु लिखते हैं, वायु, जल, मृदा, आर्द्रता व वर्षण। चलो और लिख देता हूं, तापमान, तापमान से पहले लिखेंगे अपन प्रकाश, तापमान, आर्द्रता हो गई, वो वर्षण जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं, इसमें हिमपात, ओलापात, वर्षा सब आ गए। आदि में
निर्जीव अवस्था में बनी रहती है, क्योंकि इन स्थानों पर यह किसी भी प्रकार की वृद्धि व जनन नहीं दर्शाती है। जनन को रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो, यानी अपने समान संतति उत्पन्न करते रहना। लेकिन हमने इसके सजीवता का क्या लक्षण देखा, यह सजीव शरीर, ये पहले भी लिख चुके हम पॉइंट्स के रूप में, एक बार फिर लिख रहा हूं, यह सजीव शरीर ओब्लिक कोशिका, अब या तो पादप कोशिका होगी या फिर जंतु कोशिका होगी, के भीतर सजीव अवस्था में बने रहते हैं, क्योंकि यह इन कोशिकाओं के भीतर वृद्धि व जनन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन या ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन दर्शाते हैं। अब देखो, सजीव शरीर के बाहर टोटल निर्जीव वातावरण है, निर्जीव में रहेंगे तो निर्जीव ही बने रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि वहां पे ना तो वृद्धि कर रहे हैं ना जनन कर रहे हैं, तो जब वृद्धि और जनन नहीं, वहां निर्जीवता का लक्षण शो होगा। लेकिन जैसे ही सजीव शरीर में एंट्री करते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल में प्रवेश कर जाते हैं ये वायरस, तो ये सजीव की बॉडी में रहेंगे तो सजीव जैसे लक्षण दर्शाने लग जाते हैं, यानी ये वृद्धि और जनन दर्शाने लग जाते हैं। जब वृद्धि और जनन नहीं दर्शाएंगे तो निर्जीव, और जब दर्शाएंगे तो फिर ये सजीव। बस ये स्थान पे डिपेंड करता है, बॉडी के बाहर है, लिविंग बॉडी के बाहर है तो निर्जीव, लिविंग बॉडी या लिविंग सेल्स के अंदर है तो ये सजीवता के लक्षण दर्शाएंगे। अभी फिलहाल ये 2 पॉइंट्स नोट कीजिए आप, इसके बाद 1-2 पॉइंट्स हो रहे हैं। इसको निर्जीव कहने के पीछे जो अन्य रीजन है वो ये है, इससे क्रिस्टलीकृत यानी क्रिस्टलाइजेशन, जैसे अपन नमक, शक्कर, ये सब निर्जीव चीजें, इनको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, इनको एक निश्चित आकार में ढाला जा सकता है, इन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। जबकि इन्हें खैर सजीवता का लक्षण दे रहे हैं अपन तो क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, तो वायरस को क्या कहेंगे अपन, निर्जीव माना जाएगा। लेकिन सजीवता का लक्षण अपन यहां एक और लिख रहे हैं, यह रोगजनक होते हैं, या फिर पहले लिख लेते हैं अपन, यह अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी का मतलब क्या होता है, ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। देखो इसका अर्थ मैं समझा देता हूं कि इसे अविकल्पी परजीवी क्यों कहा जाता है। अविकल्पी परजीवी का मतलब होता है कि कोई भी सजीव अगर किसी अन्य सजीव के शरीर में रहता है, अब चाहे वो बाहर रहे या अंदर, लेकिन वायरस के लिए कंडीशन फिक्स है, उसके पास एक ही विकल्प है कि वो सजीव शरीर के
अंदर रहेगा, और जो अंदर रहता है उसे कहते हैं एंडोपेरासाइट, अंतः परजीवी, और जो बाहर रहता है उसे कहते हैं बाह्य परजीवी। तो इसके पास कंडीशन फिक्स है, इसके पास परजीवी होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर ये वृद्धि व जनन करना चाहता है तो इसको किसी सजीव शरीर के भीतर प्रवेश करना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इसके लिए लिखा जाता है कि इसके पास कोई विकल्प नहीं है परजीवी बनने के अलावा। किस कार्य के लिए? अगर ये वृद्धि और जनन करना चाहता है तो। अब अगर ये वृद्धि और जनन करना चाहता है तो इसको किसी न किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा, और अगर ये किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ही ये क्या करेगा? वृद्धि और जनन, यानी परजीवी बनने के अलावा इसके पास किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। जैसे ही ये परजीवी बनेगा, सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, वैसे ये क्या करने लग जाएगा? वृद्धि और जनन। इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है अविकल्पी परजीवी, यानी इसके पास परजीवी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब परजीवी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये गुण किसका है? ये सजीवों का गुण है। ऐसा नहीं है कि किसी पत्थर को हमारे शरीर में प्रवेश करवा दिया जाए तो वो वृद्धि और जनन करने लग जाएगा, बच्चे पैदा करने लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बच्चे सिक्का निगल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिक्का अंदर जाकर सजीव बॉडी में चला गया तो सजीवता का लक्षण दर्शाएगा, वृद्धि और जनन करने लग जाएगा कि सिक्का बड़ा भी होता जा रहा है और बच्चे भी पैदा करता जा रहा है। ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो निर्जीव है, पत्थर के समान, सिक्के के समान, ये भी निर्जीव है, वायरस। लेकिन ये एक सजीव कोशिका में प्रवेश करने के बाद वृद्धि करने लग जाता है, जनन करने लग जाता है। तो ये परजीवी होने के अलावा इसके पास किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। अगर ये वृद्धि और जनन करना चाहता है तो इसे परजीवी बनना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इसको कहा जाता है अविकल्पी परजीवी। और इसका एक और अच्छा कैरेक्टर है, यह रोगजनक होते हैं। जैसे ही ये परजीवी बनकर हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ये क्या पैदा करेंगे? रोग। यह रोगजनक होते हैं। इससे अपने पास एक शब्द निकल के आता है कि अगर ये एज ए पैथोजन वर्क करते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, या सजीवों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, या ह्यूमन बॉडी जो ओपन एनिमल्स हैं उनके लिए, तो क्या ये लाभकारी नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते। वायरस किसी भी प्रकार से हमारी बॉडी को लाभ नहीं पहुंचाते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं? रोगजनक, यानी ये हमेशा क्या होते हैं? हार्मफुल। तो वायरस से होने वाली जो लाभ होते हैं, ये टॉपिक अपना हो गया क्रॉस, क्योंकि ये होते ही नहीं है लाभकारी। केवल एक टॉपिक बचा है, वायरस से होने वाली हानियां। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लो, जो मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इसके बाद अपन चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। ये एक पॉइंट यहां पर है, 2 पॉइंट वहां पर, इन्हें नोट कर लो आप। इसके बाद टॉपिक डालो विषाणु ओब्लिक वायरस सजीव शरीर। एक लाइन लिख लो केवल। चलो एक और अच्छी पॉइंट लिखाता हूं मैं। हमने यहां पे एक बात लिखी है कि इसको निर्जीव इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। तो यहां से एक अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, तो नोट में लिखा देता हूं मैं इस चीज को। पहला पॉइंट, प्रथम क्रिस्टलीकृत वायरस। यानी उस पहले वायरस का नाम बताओ जिसका क्रिस्टलाइजेशन किया गया था। तो उसका नाम था तंबाकू मोजेक वायरस। इसको कहते हैं टी तंबाकू, एम मोजेक, वी वायरस। और ये जिसने किया था उन साइंटिस्ट का नाम था स्टेनले। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। जो वायरस होते हैं इनका फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइजेशन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? स्टेनले। और जिसका क्रिस्टलाइजेशन किया गया था उस वायरस का नाम क्या था? टीएमवी, यानी तंबाकू मोजेक वायरस। इसके बाद दूसरा पॉइंट अपन लिखते हैं यहां पर, विषाणु ओब्लिक वायरस सजीवों को, अब सजीवों में सब आ गए, यानी पादप और जंतु सभी आ गए,
किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचाते हैं, अर्थात यह सजीवों के लिए हमेशा क्या बने रहते हैं, हानिकारक बने रहते हैं। अब लाभकारी नहीं है तो लाभ देने वाली बात तो अपन करेंगे नहीं कि कौन कौन से विषाणु किस किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं सजीवों को या ह्यूमन बॉडी को। हमने पढ़ लिया भाई ये लाभ तो नहीं पहुंचाते हैं, ये तो सिर्फ क्या कार्य करते हैं, ये हमेशा मानव जीवन के लिए या सजीवों के लिए क्या बने रहते हैं, सजीवों के लिए हमेशा हानिकारक बने रहते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये लिख लो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है वायरस तथा इससे होने वाली हानियां। अगला टॉपिक लिखिए विषाणु ऑब्लिक वायरस तथा इससे होने वाली हानियां। अब वायरस हमारी बॉडी को या सजीव शरीर को किस किस प्रकार से हानि पहुंचाता है, यह अपन ह्यूमन डिजीज नाम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मानव रोग, इसमें हमने पढ़ा था कि वायरस के द्वारा पोलियो, वायरस के द्वारा पीलिया, जिसको अपन ने यकृत शोथ नाम भी दिया था या फिर यकृत शोथ ए नाम दिया था, हेपेटाइटिस नाम दिया था, ए नाम दिया था। देन हमने यहां पर सीरम यकृत शोथ पढ़ा था जिसे हमने हेपेटाइटिस बी नाम दिया था, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन डिजीज नाम दिया था। इसके अलावा खसरा हमने पढ़ा, यहाँ मम्स हमने पढ़ा, देन रेबीज हमने पढ़ा, इसमें हमने डेंगू पढ़ा, इसमें हमने चिकनगुनिया पढ़ा, इसमें हमने फ्लू पढ़ा, आई फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू पढ़े, इसमें हमने एड्स पढ़ा, इसमें हमने न्यूमोनिया पढ़ा। तो इस तरह की कई डिजीज जो हमने यहां पर पढ़ी है वायरस में, तो उनके जितने भी पैथोजेंस हैं सब वायरस थे, जितने भी थे सारे के सारे कौन थे, वायरस। तो वो सारे वायरस हमारे लिए क्या हो गए, हानिकारक। तो उनके नाम आप यहां पर लिख सकते हो, मैं केवल एक लाइन लिखूंगा, बाकी सारा टॉपिक आप कहां से पढ़ोगे कि किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं वायरस, ये टॉपिक पढ़ोगे आप ह्यूमन डिजीज नामक चैप्टर से, जो मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है सारा ह्यूमन डिजीज नाम से चैप्टर। विषाणु ऑब्लिक वायरस सजीव शरीर में प्रवेश करके वृद्धि व जनन करते हैं, साथ ही यह अविकल्पी परजीवी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो सजीव शरीर के लिए, सजीव शरीर का मतलब दोनों आगे इसमें पादप व जंतु, के लिए रोगजनक यानी पैथोजेंस बनकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब जितनी भी डिजीज है वायरल डिजीज,
वायरल डिजीज, ये सारी की सारी आपको कहां से पढ़नी है, ह्यूमन डिजीज नाम का चैप्टर है, उसमें मैंने वायरल डिजीज नाम से एक अलग ही वीडियो डाला हुआ है, क्लास ली हुई है, या आप पूरा ह्यूमन डिजीज पढ़े तो सबसे अच्छा है। वो सारे डिजीज, सारे पैथोजेंस आपको यहाँ पे लिखने, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वायरस हमारे शरीर को किस किस प्रकार से हानियां पहुंचाते हैं। इसी के साथ आपके जो वायरल डिजीज या वायरस हार्मफुल और बेनिफिशियल वाला जो चैप्टर था अपना, या सॉरी टॉपिक था अपना, वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।